नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हम यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज देख रहे हैं, जिसमें हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 10 चल रहा है और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का आपका सेकंड पार्ट है। इससे पहले इसका एक पार्ट आ चुका है जिसमें हम 25 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। आज के पार्ट में हम 26 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन को देखेंगे। तो आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, वह परिवार जो किसी के विवाह के बाद स्थापित होता है वह कहलाता है इनमें से कौन सा? उत्पत्ति मूलक परिवार, प्रजनन मूलक परिवार, जन्मगत परिवार या प्राथमिक परिवार या वैवाहिक परिवार। इन पांचों में से कौन सा? तो ये है आपका वो परिवार जो किसी के विवाह के बाद स्थापित होता है, वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रजनन मूलक परिवार। ठीक है, देखिए जो आपके मर्डॉक थे सोशियोलॉजिस्ट, इन्होंने परिवार को दो भागों में बांटा है, जन्म मूलक परिवार और प्रजनन मूलक परिवार। देखिए जन्म मूलक परिवार वह परिवार होता है जिसमें व्यक्ति जन्म लेता है और प्रजनन मूलक परिवार वह है जिसे व्यक्ति विवाह के बाद स्वयं बनाता है। यानी कि जैसे आपका जन्म जिस परिवार में हुआ है, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, ये आपका प्रजनन मूलक परिवार है। लेकिन आपके विवाह के बाद यानी कि आपका जो पार्टनर और आपके जो बच्चे होंगे वो क्या है, वो आपका प्रजनन मूलक परिवार होंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब एक हिंदू पुरुष अपने से उच्च वर्ग के स्त्री से विवाह करता है तो उसको कहते हैं क्या? प्रतिलोम विवाह, अनुलोम विवाह, देवर विवाह या साली विवाह। इस तरह के विवाह को क्या कहते हैं? देखिए इस तरह के विवाह को कहते हैं ऑप्शन नंबर ए, प्रतिलोम विवाह। ठीक है, देखिए जब जो लड़का है वो उच्च कुल का हो और लड़की निम्न कुल की हो तो ऐसे विवाह को अनुलोम विवाह कहते हैं, और जब लड़की उच्च कुल की हो और लड़का निम्न कुल का हो तो ऐसे विवाह को प्रतिलोम विवाह कहते हैं। ठीक है, तो क्या है आपका, जब एक हिंदू पुरुष अपने से उच्च वर्ग की स्त्री से विवाह करता है तो उसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। देखिए हिंदू विवाह वैधता अधिनियम 1949 एवं हिंदू विवाह अधिनियम 1955 द्वारा अनुलोम एवं प्रतिलोम दोनों ही प्रकार के विवाहों को वैध यानी कि लीगल माना गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का गठन कब किया गया था? एकदम सीधा सा क्वेश्चन आपसे पूछा है, कब? 1995 में, 1996 में, 1997 में या 1998 में? तो देखिए जो आपका सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है इसका आपका गठन किया गया था ऑप्शन नंबर डी, 1998 में। ठीक है, याद रखिएगा और पूरे लेक्चर के साथ साथ कहीं पर नोट्स बनाते जाइएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए बने भारत के संविधान के उपबंधों के कार्यान्वयन हेतु राज्यों को सहायता का प्रावधान करता है? इनमें से कौन सा आर्टिकल 275, 238, 224 या 339, इनमें से कौन सा आर्टिकल है? देखिए जो आपका आर्टिकल नंबर ए है 275, जो आपका अनुच्छेद 275 है, ये अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण के लिए बने भारत के संविधान के उपबंधों के कार्यान्वयन हेतु राज्य को सहायता प्रदान करता है। ठीक है, देखिए 224 क्या है? 224 जो आपका अनुच्छेद 224 है अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। ठीक है, कौन सा? आपका जो 24 है। जो आपका आर्टिकल 339 है, ठीक है, ये किससे संबंधित है? ये अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जाति के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण है, ये इससे संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग किस वर्ष में प्रचलित हुआ था? ठीक है, आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये किस वर्ष में प्रचलित हुआ था? क्या? राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग 1993 में, 2001 में, 2004 में या 2007 में? तो इसका आंसर है आपका 2007, ऑप्शन नंबर डी। देखिए राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग वर्ष 2007 में, मतलब राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग ने वर्ष 2007 में अपना काम करना शुरू किया था। और ये काम किस के लिए करता है?
बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग भारतीय सांविधिक निकाय संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था और ये जो बच्चे हैं उनके अधिकारों के मतलब पक्ष में ये काम करता है ये आयोग। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टाइफाइड रोग का कारण है क्या? स्ट्रेप्टोकोकस टाइफी, साल्मोनेला टाइफी, प्लास्मोडियम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका कारण क्या है? टाइफाइड रोग का कारण है साल्मोनेला टाइफी। देखिए जो टाइफाइड नामक रोग है ये साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से फैलता है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि टाइफाइड के जीवाणु का क्या नाम है, यानी कि टाइफाइड का जो वाहक जीवाणु होता है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है आपका साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, देखिए ये जो रोग है ये मुख्यतः पानी की गंदगी से फैलता है। इसमें रोगी को तेज बुखार आता है, सिर दर्द और पेट दर्द बना रहता है और कभी कभी शरीर पर लाल रंग के छोटे छोटे दाने भी होने लगते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन अभिकथन और कारण वाला है। देखिए इसमें अभिकथन ए क्या दिया है, जैसे जैसे परिवार के सदस्यों में बढ़ोतरी होती है वैसे वैसे प्रति व्यक्ति खर्च में बढ़ोतरी होती है। आपका कारण दिया है, परिवार के सदस्यों में बढ़ोतरी होने पर प्रति व्यक्ति खर्च कम होता है। अब देखिए आपके ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, ए सही है परंतु आर गलत है, दोनों ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों गलत हैं, या ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसमें क्या है, देखिए आपको ऑप्शन ये जो अभिकथन और कारण है इसी से पता चल रहा होगा भाई। देखिए जैसे मान लीजिए एक फैमिली की इनकम क्या है 20,000 रुपये है, ठीक है। अगर अभी उसमें 4 लोग हैं, ठीक है, तो मान लीजिए हर व्यक्ति पे जो खर्च होंगे वो 5,000 रुपये खर्च होंगे। अगर उस फैमिली में कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, ठीक है। मान लीजिए एक जो परिवार है उसकी आय कितनी है 20,000 रुपये है और उस फैमिली में 4 लोग हैं, तो हर व्यक्ति पर कितना खर्च हो रहा होगा 5,000 रुपये। लेकिन मान लीजिए कि इसी फैमिली में एक सदस्य बढ़ गया, अब कितने लोग हो गए, 5 लोग हो गए, तो अब क्या होगा भाई, हर व्यक्ति पे कितना खर्च होगा, अब हर व्यक्ति पे खर्च होगा 4,000 रुपये। तो आपको इसके ऑप्शन से ही समझ में आ रहा है कि जो आपका अभिकथन है ये क्या है, गलत है। जैसे जैसे परिवार के सदस्यों में बढ़ोतरी होती है वैसे वैसे प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी नहीं होती है बल्कि कमी आती है। तो आपका क्या है, आपका जो ऑप्शन मतलब अभी कारण आर है, परिवार के सदस्यों में बढ़ोतरी होने पर प्रति व्यक्ति खर्च कम होता है, ये आपका सही है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है किंतु आर सही है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिए, दहेज विरोधी बिल किस सन में पारित हुआ, 1956 में, 1961 में, 1980 में या 1982 में। दहेज विरोधी बिल किस सन में पारित हुआ था? तो देखिए जो आपका दहेज विरोधी बिल है ये पारित हुआ था, अब तक आप सभी को ये याद हो जाना चाहिए, जो दहेज निषेध अधिनियम है ये कब पारित हुआ था, ये आपका पारित हुआ था 1961 में। अब तक के प्रैक्टिस सेट्स में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। देखिए इस जो आपका बिल था, ये जो अधिनियम था, इसमें क्या था, दहेज लेने वालों को 6 माह का कारावास या 5,000 रुपये का जुर्माना, दहेज मांगने वाले को भी 6 माह का कारावास और 5,000 रुपये जुर्माना या दोनों चीज़ें हो सकती, यानी कि जो दहेज दे रहा है उसको भी और जो दहेज ले रहा है दोनों को ही आर्थिक और जो शारीरिक है वो मतलब दंड दिया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका वह विवाह जिसमें स्त्रियां युद्धोपरांत जीतकर लाई जाती थी वह विवाह कहलाता है, असुर विवाह, पिशाच विवाह, राक्षस विवाह या इनमें से कोई नहीं। तो जो इस तरह का विवाह है जिसमें जो स्त्रियां हैं वो युद्ध के पश्चात जीतकर लाई जाती थी, उस प्रकार के विवाह को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं आपका राक्षस विवाह, ठीक है। नेक्स्ट देखिए और असुर विवाह क्या होता है, जब कन्या को खरीद कर, यानी कि उसके जो कन्या है उसके जो मतलब जो कन्या पक्ष है उसको कुछ चीज़ें आर्थिक मतलब सहायता देकर या आर्थिक रूप से उनको लाभ देकर कन्या को खरीद कर जब विवाह किया जाता है तो उसको कहते हैं असुर विवाह, ठीक है। और क्या है
कन्या की जो मधु मतलब इसमें क्या है, और जो पिशाच विवाह है ये आपका एक अनैतिक विवाह का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका बालक बालिकाओं में पाए जाने वाले सामाजिक भेद हैं कौन से? आचरण में, स्वभाव में, दृष्टिकोण में या इनमें से सभी। देखिए बालक व बालिकाओं के बीच जो मुख्यतः मतलब अंतर है वो लगभग इन सभी में पाए जाते हैं। उनके आचरण में भी आपको फर्क दिखेगा, स्वभाव में भी फर्क दिखेगा और उनके चीज़ों को देखने के अप्रोच में भी आपको फर्क दिखेगा। ठीक है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू में भी आपको फर्क दिखेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका एक लेस्बियन परिवार वह है जब ए दो या अधिक पुरुष साथ साथ जोड़ी की तरह रहते हैं और एक दूसरे मैथुन संतोष प्राप्त करते हैं। बी है आपका दो या अधिक महिलाएं साथ साथ जोड़ों तथा परिवार की तरह रहते हैं और एक दूसरे से मैथुन संतोष प्राप्त करते हैं। सी है आपका दो या अधिक पुरुष व दो या अधिक महिलाएं साथ साथ जोड़ों की तरह रहते हैं और एक दूसरे से मैथुन संतोष प्राप्त करते हैं। या डी है आपका एक पुरुष या महिला बच्चों को परिवार की तरह देखरेख करते हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपका? तो इसमें से आपका ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक परिवार में विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत भविष्य के खर्च का ब्यौरा देने का तरीका इनमें से क्या कहा जाता है? तुलन पत्र, पारिवारिक बजट, मौद्रिक संसाधन या अभिलेख। तो इसमें से क्या कहा जाता है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, पारिवारिक बजट। ठीक है, ये आपको नाम से भी समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। इस तंतु को कहा जाता है, इस तंतु को इनमें से क्या कहा जाता है? गर्भाशय ग्रीवा, भ्रूणनाल, गर्भाशय या अंडाशय। क्या कहा जाता है? तो देखिए भ्रूणनाल, जो आपकी भ्रूणनाल होती है इसकी सहायता से जो शिशु है वो मां के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भ्रूणनाल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज है। इनमें से कौन सा? एस्पिरिन, एंटीबॉडी, एंटीबायोटिक्स या एंटीजन। इनमें से कौन सा है? संक्रमण का सबसे आम इलाज कौन सा है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, एंटीबायोटिक्स। ठीक है, देखिए जब भी आपको किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है तो जो सबसे आसान तरीका है आपके इन्फेक्शन को ठीक करने का क्या है? डॉक्टर आपको जो एंटीबायोटिक्स दवाएं होती हैं वो देते हैं। ठीक है, तो ये आप सबको पता भी होगा। नेक्स्ट देखिए, ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि ए सफेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है, बी विटामिन की कमी की वजह से होता है, सी मस्तिष्क का कैंसर है या डी प्रोटीन के अधिक सेवन से के कारण होता है। कौन सा है आपका? इसका ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, सॉरी आपका ऑप्शन नंबर ए, सफेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है। ल्यूकेमिया आपका क्या है? ल्यूकेमिया जो है वो सफेद रक्त कोशिकाओं के कैंसर को ल्यूकेमिया कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किसके कारण काला अजार नामक रोग होता है? ठीक है, आपसे कौन सा रोग पूछ रहा है? काला अजार रोग। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है इसके प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु या कवक। तो आपसे क्या पूछ रहा है? जो आपका काला अजार रोग है ये किसके कारण होता है? तो ये आपका होता है ऑप्शन नंबर ए, प्रोटोजोआ के कारण। ठीक है, काला अजार रोग किसके द्वारा होता है? ये होता है आपका प्रोटोजोआ के कारण, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा क्योंकि आपसे ये बहुत बार पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है कि कौन सा रोग जीवाणु से फैलता है, कौन सा विषाणु से फैलता है, कौन सा कवक से फैलता है। देखिए प्रोटोजोआ से होने वाले जो प्रमुख रोग हैं, एक तो आपका यही काला अजार हो गया, जैसे मलेरिया हो गया, पायरिया हो गया, पेचिस हो गया। इस तरह की बीमारियां किससे फैलती हैं?
प्रोटोजोआ से फैलती हैं। ठीक है, देखिए जीवाणु से कौन कौन सी फैलती हैं मुख्यतः, जैसे टिटनेस हो गया, हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया, डिप्थीरिया हो गया, काली खांसी हो गया, ये सब आपका फैलती है मुख्यतः जीवाणु से। ठीक है, और जैसे आपकी विषाणु से फैलने वाली बीमारियां एड्स हो गया और डेंगू हो गया, पोलियो हो गया, और ये जो हर्पीज होता है ये सब आपका किससे होता है, ये सब आपका होता है विषाणु से। ठीक है, और कवक द्वारा जो मुख्यतः रोग होते हैं वो है आपके जैसे आपका दमा हो गया, गंजापन हो गया, दाद हो गया, एथलीट फुट हो गया, ये सब आपका किससे होता है, ये होता है कवक से। ठीक है, ये याद रखिएगा, कहीं पर इसको दोबारा सुनकर दोबारा वीडियो को रिपीट करके इसके नोट्स बना लीजिएगा कि किससे कौन सा रोग होता है। जो आपका काला आजार है ये होता है प्रोटोजोआ से, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका, इनमें से किसे खतरनाक प्लेसेंटा प्रिविया माना जाता है, टाइप 1 पोस्टेरियर, ठीक है, टाइप 2 पोस्टेरियर, टाइप 2 एंटीरियर या टाइप 1 एंटेरियर। इनमें से किसको, मतलब टाइप 1 पोस्टेरियर होता है, टाइप 2 पोस्टेरियर है, टाइप 2 एंटीरियर है या टाइप 1 एंटीरियर है, तो इनमें से कौन सा, तो आपका जो टाइप 2 पोस्टेरियर होता है इसको क्या माना जाता है, आपका ऑप्शन नंबर बी, इसको खतरनाक प्लेसेंटा प्रिविया माना जाता है। देखिए प्लेसेंटा जो है ये बच्चों के विकास में अहम होता है, वह ठीक गर्भाशय के मुंह पर स्थित होता है लेकिन कवर नहीं होता है, जो खतरनाक हो सकता है। और जो आपका टाइप 2 पोस्टेरियर में प्लेसेंटा उपस्थित होता है, सिर नीचे की तरफ ना होकर ऊपर होता है। सामान्य प्लेसेंटा की स्थिति में सिर नीचे की ओर और जो मुंह है वो पेट की तरफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका, गर्भाशय में शरीर क्रियात्मक रक्ताल्पता किसका परिणाम है, इन चारों में से, मां के रक्त में आयरन में वृद्धि का, आहार में कम आयरन अंतर्ग्रहण का, प्रथम त्रैमासिक पश्चात अल्प इथ्रियोपोइटिन का, या डी मात्र यकृत द्वारा आयरन के अधिक एनॉक्सीकरण का। इनमें से किसका परिणाम है, तो यह है होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आहार में कम आयरन अंतर ग्रहण का, यानी कि गर्भाशय में आहार में कम आयरन लेने से शरीर में जो रक्ताल्पता है यानी कि खून की कमी है वो हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, एक नैदानिक इकाई के रूप में गर्भपात की प्रक्रिया शुरू की गई लेकिन इसकी स्टेट के रूप में प्रगति नहीं हुई और जिससे रिकवरी असंभव है, वह है त्वरित गर्भपात, संकटापन्न गर्भपात, अनिवार्य गर्भपात या विफल गर्भपात। तो वो इनमें से कौन सा है, तो इसमें से आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, संकटापन्न गर्भपात। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, प्रीक्लेम्पसिया के प्रबंधन के लिए मैग्नीशियम सल्फेट प्राप्त करने वाली गर्भवती मां के परीक्षण पर निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि क्लाइंट विषाक्तता का सामना कर रही है। इनमें से क्या चीज, 10 बीट्स मिनट का श्वसन, सीरम मैग्नीशियम का स्तर 6 MEQ/L, गंभीर टेंडन सजगता की उपस्थिति या 3+ का प्रोटीन्यूरिया। इसमें से क्या ऑप्शन होगा, तो इसमें आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 10 बीट्स पर मिनट का श्वसन। ठीक है, तो देखिए जो आपका प्रीक्लेम्पसिया है इसके प्रबंधन के लिए मैग्नीशियम सल्फेट प्राप्त करने वाली गर्भवती मां के मूल्यांकन पर यदि 10 श्वास प्रति मिनट की दर से श्वसन निर्धारित किया जाता है तो यह मरीज विषाक्तता का सामना कर रही है। ठीक है, मैग्नीशियम विषाक्तता का पहला संकेत आमतौर पर रिफ्लेक्स का नुकसान होता है जिसके कारण श्वसन अवसाद के स्तर पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार प्रदान किया जाता है भारतीय बाल कल्याण परिषद द्वारा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा, यूनिसेफ द्वारा या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। तो ये किसके द्वारा किया जाता है, ये आपका प्रदान किया जाता है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय बाल कल्याण परिषद के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट है आपका स्तनपान के लाभों में निम्नलिखित बातों का समावेश होता है सिवाय, यानी कि स्तनपान के जो इनमें से लाभ है कोई 3 है, एक नहीं है, तो आपको वही वाला बताना है कि कौन सा नहीं है। ठीक है, फर्स्ट है आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फंक्शन को बढ़ावा देना, बी प्रतिरक्षा को बढ़ावा देना, सी पोषण असंतुलन या आर्थिक लाभ। तो इसमें से कौन सा नहीं है? स्तनपान के लाभों में निम्नलिखित बातों में से इनमें चारों में से कौन सा नहीं होगा? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑब्वियस पता चल रहा है कि आर्थिक लाभ उसमें शामिल नहीं होगा। ठीक है, देखिए स्तनपान बच्चे के साथ साथ माँ को भी उतना ही फायदा पहुंचाता है। तो ये जो महिलाओं में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फंक्शन है उसको बढ़ावा देता है, प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो मजबूत होता है और बच्चों में पोषण जो असंतुलन है उसको मिटाता है तथा महिलाओं में मोटापा घटाने में भी मदद करता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका गर्भावस्था के दौरान एड्स के गर्भाशय संचरण की निम्न परिस्थितियों में वृद्धि होती है। इनमें से किसमें? भ्रूण को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन, झिल्ली का लंबे समय से टूटना और प्रोलॉन्ग लेबर, कुसुमयता और IUGR या ये सभी। तो इसमें क्या होगा? इसमें आपका है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये जो तीनों ही ऑप्शन है ये क्या है? ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका टीकों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधि है। इनमें से कौन सी? कोल्ड चेन, वैक्सीन वाहक, डीप फ्रिज या बर्फ पंक्ति वाला रेफ्रिजरेटर। तो इसमें से कौन सा आपका प्रोसेस यूज किया जाता है, कौन सी विधि यूज की जाती है? तो ये है आपके, आप सभी को पता होगा, कोल्ड चेन। ठीक है, ये टीकों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए जो विधि इस्तेमाल की जाती है उसको कोल्ड चेन कहते हैं। कोल्ड चेन की भूमिका टीकों की क्षमता को बनाए रखने के लिए होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा गुणसूत्र बच्चे के लिंग का निर्धारण करता है? ये आपने अपनी 9th या 10th की किताब में पढ़ लिया होगा। RH केवल X, केवल Y या X और Y दोनों। तो ये कौन सा है आपके? ये है आपके ऑप्शन नंबर डी, X और Y दोनों। ठीक है, देखिए X और Y जो गुणसूत्र हैं बच्चे के लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं। जब XX गुणसूत्र मिलते हैं तब जो बालिका है उसका जन्म होता है, और जब X और Y गुणसूत्र मिलते हैं जो बालक है फिर उसका जन्म होता है। यानी कि XX क्या होगा? XX होगा तो गर्ल होगा और XY होगा तो वो बॉय होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, 2 से 3 बार रिवीजन जरूर करिएगा। इससे क्या होगा? रिवीजन करने से क्या होगा? आपके दिमाग में जो फैक्ट्स हैं एक बार पढ़ने से आप भूल जाते हैं, लेकिन अगर आप उसका 2 से 3 बार रिवीजन कर लेंगे तो आप उसको एग्जाम टाइम तक बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट याद रख पाएंगे। और अगर आप मान लीजिए भूल भी गए हैं तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखते ही उसका आंसर तुरंत पता चल जाएगा। और साथ ही साथ इसके शॉर्ट नोट्स जरूर बनाते हुए चलिएगा। ठीक है, जो आपको लास्ट टाइम रिवीजन में सबसे ज्यादा काम आएंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।